नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों हम पहुंचे हैं जबलपुर। जैसा कि जबलपुर डेयरी फार्म का एक हब है, तो आज मैं एक ऐसे डेयरी फार्म पर आया हूं जो यहाँ के जो ऑनर है वो 4 से 5 पशु से डेयरी फार्म शुरू किए थे। आज इनके पास लगभग 30 से 35 भैंस हैं। डेली का प्रोडक्शन लगभग 250 लीटर चल रहा है। इनका जो भैंस है उनका उत्पादन का औसत जो है लगभग 8 लीटर है और इनका डेली का जो इनकम है लगभग 5 से 6 हजार का डेली का इनका बचत है। आइए यहाँ के जो ऑनर है उनसे डेयरी का रिव्यू लेते हैं, कैसे इन्होंने शुरुआत किया, क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या यहाँ की मार्केट है और क्या डेली के यहाँ लागत है। सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो पूरा देखें। और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका कृषि धारा में स्वागत है जी। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जी, आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए, अपना नाम और अपने डेयरी फार्म का पता। मेरा नाम सहयोग चौबे है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और ये जो डेयरी फार्म है ये जबलपुर के अंदर करौंदा नाला बाईपास ग्राम खैरी में स्थित है। आपका जो डेयरी फार्म है आपने कब स्टार्ट किया? मैंने आज से 10 साल पहले करीब स्टार्ट किया था। जी। मैंने घर से स्टार्ट किया था। घर में मैंने 2 गाय 2 भैंस से स्टार्ट किया था। फिर घर में ही 2-4 और पाले। फिर उसके बाद में जब बढ़ गया काम तो फिर करौंदा आ गया। यहाँ डेयरी हब है पूरा, सारी डेयरियाँ यहीं पे हैं। तो फिर मैं यहाँ आ गया और यहाँ पे मैंने फिर काम चालू किया, आगे बढ़ाया काम को अपने। बीच में अप एंड डाउन आया, जानवर बढ़े भी घटे भी। आज जितने में मैं अभी स्थिर हूँ और आगे बढ़ाने की मेरी। नहीं, बीच में क्या हुआ था? इसे बीच में कुछ नस्ल के कारण कुछ जानवरों में दिक्कत आ गई, उस कारण से फिर अपन नस्ल अब सुधार रहे हैं धीरे धीरे, तो उसके चलते थोड़ा सा डाउनफॉल आया बीच में बिजनेस में। सर जो आपने डेयरी फार्म शुरू किया था तो जी। जब 2 से 4 पशु शुरू किए थे, जी। उसके बाद कैसे कैसे आप इसमें लगाते गए, क्या क्या फायदा होता गया तो जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं लगभग 30 से 35 पशु? धीरे धीरे मैंने पहले 2 किए, 4 किए, फिर 6 किए, जी। ऐसे करके 2-2 4-4 करके खरीदे मैंने शुरू में जब मेरी शुरुआत थी। उसके बाद फिर जब सेटअप पूरा जम गया जी। तो फिर ज़्यादा लेने लगे पशु। तो ऐसे करके एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप जी। वो किया जाए। कई लोग इसी में फेल हो जाते हैं कि वो एक साथ बहुत सारे पशु ले आते हैं लेकिन फिर उनका बैकअप नहीं बना पाते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी डेयरियाँ फेल हो जाती हैं। तो आप डेयरी फार्म में पहले क्या काम करते थे? ईंट भट्टे का काम करता था मैं। 7 साल मैंने ईंट भट्टे लगाए। तो उसमें फायदा ज्यादा था या डेयरी फार्म में? फायदा तो उसमें ही ज्यादा था वैसे। मतलब इसमें क्या ऐसी क्या बात है जो आप डेयरी फार्म करने नहीं तो लगे? मुझे जानवरों से लगाव था और पसंद था, मुझे करना था डेयरी फार्म। जी जी, इस वजह से आप डेयरी फार्म में आ गए। तो अब लागत पर बात कर लेते हैं। जैसे आपका जो डेयरी फार्म का स्ट्रक्चर है इसको बनवाने में कितना खर्च आया? या अपनी जमीन पर है या रेंट नहीं, पर? रेंट पर हूँ मैं। जी, और तो इसका मैं पर मंथ 20,000 रुपये रेंट देता हूँ प्लस जी। बिजली का बिल अलग से। जी, कितना पड़ जाता है टोटल बिजली का और रेंट सब? वही 23,000 के 23-24,000 के समथिंग। जी। तो लागत पर बात चल ही रही तो चारे पर बात कर लेते हैं। चारा में क्या क्या देते हैं? सूखा चारा में, हरा चारा में? सूखे चारे में भूसा देते हैं, दाना देते हैं, गेहूँ भूसा गेहूं का भूसा देते हैं। कितने रेट में पड़ जाता है? जैसे सूखा चारा बता रहे हैं, सूखा चारा भूसा कितने रेट में? भूसा हम लोग को पड़ता है आज की डेट में 250 रुपये मन आ रहा है भूसा। ये बढ़ता घटता रहता है, सीजन है 250 तो मन कम भी आ जाता है। एक मन में कितने केजी? 41 लगभग 600 रुपए कुंटल जी 600 रुपये कुंटल लगभग। नियर अबाउट। जी नियर अबाउट। और जो हरा चारा हो कितने रुपए किलो पड़ता है इधर? वो एक तो 12 महीने अवेलेबल होता नहीं है, सिर्फ सीजन वाइज मिलता है। जैसे बरसात में मक्का मिलेगी, कड़वी मिलेगी, ठंड में आपको बरसीन मिल जाएगी। उसका रेट फिक्स नहीं होता है, रेट अप एंड डाउन रहता है। अगर माल ज़्यादा आ रहा है तो कम भी मिलेगा और कम है तो फिर रेट ज़्यादा रहेगा। 3 रुपये 4 रुपये किलो से लेके तो, और जब घटता है तो 1.5-2 रुपये किलो तक भी मिल जाता है। मतलब कि से जब अधिक हरा चारा उपलब्ध हो जाता है तो लगभग 1.5 रुपए, जब स्कैर्सिटी होती है, कम होता है उत्पादन, तो लगभग 4 रुपए तक हरा चारा मिलता है। मतलब लोग यहाँ हरा चारा का बिजनेस करते हैं, हरा चारा उगा कर हाँ बेचते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, एक अच्छा बिजनेस है। डेयरी फार्म के आसपास बड़े बड़े किसान हैं जो हरा चारा उगाते हैं और डेयरियों में सप्लाई करते हैं। अच्छा बिजनेस है। अब दाने पर बात कर लेते हैं। दाने में आप क्या क्या दे रहे हैं? दाने में मैं दे रहा हूँ राहर चुनी है, चौकर है, मक्का है, सरसों की खली है, बिनौला है, अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर है, सोडा है, नमक है, सरसों का तेल है, गुड़ है, ये सारी चीज़ें।
तो यहाँ पर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे लोग पशु आहार खिलाते हैं हमारे जी यूपी की तरफ, जी जी। तो आप ये सभी दाना अलग-अलग मिलाकर खिलाते हैं, इसका क्या पशु आहार हमारे कहना? यहाँ भी काफ़ी लोग बना रहे हैं, अच्छे जी, पशु आहार बनाते हैं। लेकिन पशु आहार में क्या है, हमें सैटिस्फैक्शन नहीं हो पाता कि उसमें जी, उन्होंने क्या डाला है, क्या नहीं डाला है। जी। हम अपने हिसाब से बढ़िया खरीद के लाते हैं और खिलाते हैं, ये वाली बात होती है। तो जो आप जो दाना बताएँ, क्या-क्या रेशियो में आप दाना देते हैं बकरी को? हम अपनी भैंसों को पर डे दिन में 2 बार दाना देते हैं, एक बार सुबह दुहाई के समय, एक बार शाम को दुहाई के समय। दोनों टाइम में लगभग 8 किलो, साढ़े 7-8 किलो के आसपास दाना इनको देते हैं, जिनमें 2 किलो चोकर होता है, 2 किलो राहड़ चुनी होती है, 1 किलो मक्का होता है, 1 किलो करीब सरसों खली होती है और बाकी दूसरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। तो सरसों खल पर एक मिथ है, जैसे हमारे जी। यूपी की तरफ बहुत है कि सरसों खल खिलाने पर पशु हीट में आ जाता है। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो 12 महीने खिलाते हैं। तो हमारे हमारे एक वेटनेरियन है, जी, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, वो डॉक्टर अमित बर्नवाल है। वो हमारे चैनल पर कई वीडियो में आए भी हैं, आप लोग देखे होंगे हो सकता जी, जी, है। तो उनका भी कहना है, जो सरसों खल होता है, जी, सबसे अधिक प्रोटीन उसी में पाया जाता है, लगभग जी, 33% तक। जी, उसको खिलाने में फ़ायदेमंद है। जी। उन्होंने काफ़ी सलाह दिया था अपने डेयरी फार्म पर सरसों खल जी, हम की लोग मात्रा खिलाते हैं, हम लोग काफ़ी रेगुलर बढ़ाई थी। खिलाते हैं, रेगुलर रहती है। सरसों की खल हम लोग 12 महीने खिलाते हैं। हमारे यूपी में बहुत लोकल में बहुत ज़्यादा मिथ है कि जी, सरसों खल खिलाने का मतलब पशु हीट में आ जाएगा, वो कंसीव नहीं करेगा, जी, जी, नहीं ऐसा कुछ होता है। नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं करती सरसों की खल, फ़ायदा ही करती है। और ना ऐसा होता है कि पशु हीट पे आ जाएगा, ये नहीं करेगा, वो ऐसा कुछ नहीं। ये तो हुई दाने पर बात। जी, अब बात कर लेते हैं, जो अपने यहाँ मज़दूर हैं, मज़दूर कितने हैं? क्या क्या खर्च पड़ जाता है? हमारे पास 3 लेबर हैं और करीब 12,000 रुपए उनकी सैलरी है पर मंथ, जी। प्लस उनको मेडिसिन, उनको दूध पर डे आधा लीटर दूध देते हैं। उनको जब भी बीमार होते हैं या कुछ होता है उनकी दवाइयाँ कराते हैं हम। मतलब कि डेयरी फार्म में सबसे अधिक प्रॉब्लम होती है मज़दूर की। जी, बहुत सारे डेयरी फार्म है जो मज़दूर की वजह से बंद हो जाते हैं। जी। आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है, जी। लेबर नहीं मिलती आपको डेयरी के लिए। अब कोई भी डेयरी में उतना काम करना नहीं, पसंद नहीं करता डेयरी फार्म में। पशुपालन में अगर लेबर मिलेंगे तो अ, मतलब विश्वासमंद नहीं मिलेंगे। हाँ, वो भी ये एक होता समस्या होती है। उसके लिए उसी का कारण है कि आपको इसमें हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। आपको दोनों टाइम सुबह-शाम खड़े रहना पड़ता है। सारे काम अपनी नज़रों के सामने कराने होते हैं। अब वो स्वास्थ्य संबंधित बात कर लेते हैं, तो जी, जो आपका भैंस है तो स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं? वो डॉक्टर बुलाते हैं या कुछ क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं इससे? जी। भैंसों को अलग-अलग सीज़न में अलग-अलग प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी गर्मी है तो हीट स्ट्रोक है और सर्द-गरम बुखार जिसको अपन बोलते हैं वो होता है। ये समस्याएँ आती हैं और वैसे कोई ख़ास ऐसी समस्या नहीं आती अगर आप साल में 2 बार वैक्सीनेशन कराते हैं, प्रॉपर साफ-सफाई और अच्छा दाना, चारा सब कुछ देते हैं। एक मेंटेन में मतलब सब कुछ इक्वल परसेंटेज में, तो तो दे ऐसी कोई ख़ास तो समस्या देखा आती जाए नहीं तो है। जैसे वैक्सीनेशन मेन होता है जी। और दूसरा साफ-सफाई। हाँ, साफ-सफाई ये 2 बहुत चीज़ कर ज़रूरी है। लिया जाए तो बीमारियाँ हमें लगता है हाँ, लगभग 90% तक तो नहीं आएँगी। जी, अगर आपने प्रॉपर समय पे वैक्सीनेशन किया है साल में 2 बार, अच्छी साफ-सफाई रखी है, दाने में गुणवत्ता वाला दाना और मिनरल मिक्सचर दिया है, जी। तो लगभग 90% आपका पशु बीमार नहीं होगा। और जो 10% होता है उसके लिए डॉक्टर साहब आते हैं, तो वो बताते हैं कि आप क्या करें, क्या ना करें, कौन-सी दवाई दें, वो सारी चीज़ें उनके गाइडलाइंस में ही होती है डॉक्टर साहब। कौन-कौन सी वैक्सीनेशन आप करते हैं यहाँ पर? इनके लिए एक खुरपका मुँह पका आता है, जी। उसके लिए करते हैं। एक गलघोंटू होता है, उसके लिए करते हैं। एक लंगड़ा बुखार आता है, इन सब के लिए करते हैं। एफएमडी हो गया, बीक्यू हो गया जी, और एचएस, जी, तीनों वैक्सीनेशन होता है जी, अलग-अलग समय में। अलग-अलग जी। तो वैक्सीनेशन का एक मिथ और भी है, जी, यहाँ पर इसको थोड़ा-सा बिल्कुल। हाइलाइट करना जी, चाहूँगा कि लोग बोलते हैं वैक्सीन लगाने से पशु को बच्चा फिर गिरा देता है या क्या बोलते हैं दूध कम हो जाता है। जैसे हम जी। लोग ऐसा क्या होता है, बच्चा तो नहीं गिराते हैं, हम जी, लोग तो मतलब आज नहीं दसों साल से वैक्सीन दे रहे हैं। हाँ, दूध घटता है लेकिन दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद पशु जो दूध आज है, आज आपने वैक्सीनेशन किया 3 दिन के लिए घटेगा 2-3 दिन के लिए, उसके बाद वो वापस वहीं दूध पे आ जाता है। हमारे यूपी में लोकल में क्या होता है जब वैक्सीनेशन सरकार द्वारा कराया जाता है तो जी, लोग जो जागरूक लोग हैं तो वो तो जी, करा लेते हैं, जी, जो जी, ऐसे लोग हैं वो वैक्सीनेशन कराते ही नहीं है। क्यों? उनका कहने का मतलब है कि यदि गाभिन नहीं भी है तो जी। उनका कहने का मतलब होता है कि दूध कम हो जाएगा। तो 2 दिन 3 दिन के लिए होता है, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ भी सरकार ही कराती है वैक्सीनेशन, सरकार की तरफ से बाकायदा डॉक्टर साहब लोग आते हैं, वो वैक्सीन दे के जाते हैं, लगा के जाते हैं।
सरकारी वैक्सीनेशन वो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कराती है पूरी डेयरियों में, तो मिलता है। और उसका कोई भी ऐसा वो नहीं है कि अब भैंस दूध नहीं देगी, आज आप देंगे 2 दिन 3 दिन का रहता है, 2 दिन 3 दिन, लेकिन 3 दिन बाद चौथे दिन से पशु अपने जो दूध पहले दे रहा था उतना ही दूध देगा। तो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है वैक्सीन की वजह से कोई बीमार हो गया हो या उसको साइड इफेक्ट ज्यादा हुआ हो? नहीं आज तक तो हमारे साथ नहीं हुआ वैक्सीन में कुछ। हाँ, वैक्सीन में कई जानवरों को हल्का बुखार आता है, फीवर आता है, स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आता है। वैक्सीन का क्या होता है, जैसे अपन को कोरोना की वैक्सीन लगी थी तो काफी लोगों को बुखार आया था, तेज बुखार आया था, काफी लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। काफी लोगों को कुछ भी है। वही हाल पशुओं का है, पशुओं को कुछ भी नहीं होता, कुछ को हल्का फुल्का फीवर आता है, तो उसके लिए अपन उनको एक हल्का सा एंटीबायोटिक और दवाई दे दें बुखार की, बस ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों अब ब्रीडिंग पर बात कर लेते हैं। ब्रीडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है डेयरी फार्म में। बिल्कुल। अच्छा ब्रीड नहीं होगा तो अच्छा उत्पादन नहीं होगा, बिल्कुल। और अच्छा उत्पादन नहीं होगा तो डेयरी फार्म बंद हो जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कौन से ब्रीड पालते हैं? बहुत जरूरी है। आपको मुर्रा नस्ल का अच्छा बुल चाहिए, या फिर आप डॉक्टर से बोलें कि वो मुर्रा नस्ल का बढ़िया सा सीमन ला के आपको दें, डालें आपकी भैंसों में, तो उससे वो आने वाले समय में अच्छा बछड़ा देंगी और दूध भी बढ़िया देंगी। और समय समय पे आपको अपने बुल का ब्लड टेस्ट कराना चाहिए कि उसको कहीं कोई रोग तो नहीं है। कई बार बुल में रोग आ जाते हैं जिससे भैंसें कंसीव नहीं हो पाती हैं, तो वो भी आपको एक जरूरी काम है, कराना चाहिए। ब्रीडिंग के लिए कौन सी नस्ल चुनते हैं अपने यहाँ? सबसे सही है मुर्रा जी, जो मध्य प्रदेश के जलवायु के हिसाब से है, वो मुर्रा नस्ल ही सूट करती है। मतलब उत्पादन भी और सर्वाइवल भी बहुत बढ़िया है। तो एक बात और यहाँ पर रखना चाहेंगे, जो एआई होता है और जो नेचुरल होता है जी एनआई, जी, तो दोनों में कंसीव रेट किसका ज्यादा है? वैसे ज़्यादा रेट तो नेचुरल का ही है, बट आज की डेट में एआई का भी अच्छा रेशो है जी, बहुत बढ़िया रेशो है। पहले की अपेक्षा आज की डेट में अच्छा रेशो है एआई का भी। एआई में आपको ये बेनिफिट रहता है कि आप अच्छे से अच्छे बुल का सीमन अपनी भैंस में डला सकते हैं जी, आसानी से। अब लागत पर बात कर लेते हैं। डेली क्या लागत पड़ रही है? इसे चारे पर कितना लागत पड़ जाता है अपने यहाँ? मेरे यहाँ डेली सब कुछ मिला के, मतलब आप चारा ले लें, भूसा ले लें, लेबर ले लें, बिजली का बिल, डेयरी किराया, पर डे करीब 10 से 11 हज़ार रुपए का खर्च है जी। चारा, दाना, लेबर सब कुछ मिलाकर। और उत्पादन कितना हो रहा है? उत्पादन है मेरे पास इस समय 250 लीटर करीब दूध, जिसकी कॉस्ट अब जाती है 15.5 से 16 हज़ार रुपए के आसपास, यानी कि 5 से 6 हजार का लगभग आपका बचत होता है। बिल्कुल 5 से 5.5 हज़ार रुपए, कभी कम कभी ज्यादा, कितनी बचत हो जाती है पर डे। तो हेल्थ संबंधित जैसे बीमारी वगैरह होती है तो महीने में कितना खर्च आ जाता होगा? वैसे तो काफी कम होती है, फिर भी महीने में अगर अपन दवाइयों का खर्च जोड़ें तो 5 हज़ार के समथिंग, 5 हज़ार के आसपास ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। तो जो मिनरल मिक्सचर वगैरह है, कैल्शियम वगैरह है, तो कितना खर्च पड़ जाता है उस पर? वो सब इसमें इंक्लूड है, जो मैंने आपको खर्चे बताए हैं सब इंक्लूड है, मिनरल मिक्सचर का और कैल्शियम का, सब कुछ। यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा जी, जैसे हमारे तरफ यूपी में लोकल में लोग मिनरल मिक्सचर और क्या बोलते हैं कैल्शियम बिल्कुल यूज नहीं करते, नाक बराबर यूज करते हैं। कोई परेशानियां आती हैं जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तब यूज करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मिनरल मिक्सचर आपको देना चाहिए। क्या है, अपना पशु बंद के चारा भूसा खा रहा है जी, तो उसको मिनरल मिक्सचर बहुत जरूरी है। अगर आप मिनरल मिक्सचर नहीं देंगे, कमी आती जाती है। पहले के जैसे खाने में और अब के खाने में अपन लोगों का फर्क आ गया, वैसे जानवरों का भी आ गया। भाई पहले अपन को किसी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपन को सारी चीजें शुद्ध मिल रही थी, तो अपन को ना कोई दवाई लगती थी, ना बॉर्नवीटा की जरूरत थी बच्चों को, ना किसी चीज की। लेकिन आज सब कुछ देना पड़ रहा है, वैसे ही जानवरों का है, आज आपको सब कुछ देना पड़ेगा। अगर आपकी उनको हेल्थ मेंटेन रखनी है पशुओं की, तो आपको मिनरल मिक्सचर बहुत जरूरी है। उससे आपका चाहे दूध का हो, चाहे उनकी हेल्थ हो, और चाहे आपके बच्चे देने की क्षमता हो, दूध देने की क्षमता हो, ज्ञावन होने की, इस सब के लिए मिनरल मिक्सचर बहुत जरूरी है, वो भी अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का। दोस्तों हम मार्केट पर बात कर लेते हैं। जो यहाँ का दूध का मार्केट है जी, हमें लगता है काफी अच्छा होगा, तभी यहाँ इतने सारे डेयरी फार्म सर्वाइव कर रहे हैं जी। काफी अच्छा मार्केट है यहाँ पे, लोकल मार्केट भी काफी अच्छा है और थोक का बाजार भी काफी अच्छा है। और रही बात जो दूध बचता है, वो यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। अमूल का प्लांट है, और हमारे यहाँ लोकल एक नर्मदा डेयरी वालों का प्लांट है, नरेन डेयरी वालों का प्लांट है। ऐसे बड़े बड़े 3-4 प्लांट हैं, वो भी दूध कलेक्शन का काम करते हैं। तो दूध की खपत में कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आती है, आपके पास कितना भी हो।
तो जैसे यहाँ पर जो प्लांट है बड़े बड़े जो जी वो फैट के अनुसार दूध जी, लेते वो होंगे, फैट तो के अनुसार लेते फैट हैं। के अनुसार क्या रेट लेते हैं जैसे? अलग अलग सीजन में अलग अलग रेट रहता है। जैसे आज की डेट में 8 रुपये 30 पैसा है, ये ठंड में जाके 8 रुपये हो जाएगा या 7 रुपये 80 पैसे हो जाएगा, ऐसे चला जाता है। गर्मी में बढ़ भी सकता है, अभी कुछ और बढ़ जाएगा और 10-20 पैसे, लेकिन एक अप्रोक्स 8 रुपये के आसपास रहता है। 8 रुपए यानी मतलब 1 लीटर में देखा जाए तो कितना जाएगा? वो फैट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दूध किस क्वालिटी का है। जैसी फैट निकलेगी वैसे, अगर आपकी 8 फैट निकली है जी तो 8 × 8 × 8 64 64 रुपये के आसपास पड़ेगा आपको, और अगर ज़्यादा फैट निकलती है तो ज़्यादा पड़ जाएगा। जो अपने यहाँ फुटकर मार्केट है तो जी। उसमें क्या रेट चल रहा है? उसमें 70 रुपये जाता है, लेकिन वो हम लोगों को 70 नहीं मिलता है, जो सिटी में बेच रहे हैं उनको मिलता है। हम लोगों को कमीशन देना पड़ता है, जो भी यहाँ दूध वाले हम लोग से दूध उठाते हैं वो हम लोग से 65 रुपये 64 रुपये 66 रुपये जैसा जाता है वो वहाँ पे अपना बेचते मतलब 60 से 65 के लगभग रेट में यहाँ से सेल होता है हैं। और जी, अपना शहर में लगभग 70 में बेचते 70 रुपये हैं। फिक्स प्राइस है, 70 रुपये। ये बफलो का है दूध? हाँ, ये बफेलो का है। जी। काऊ में कैसा है? काऊ का कम है, काऊ का ज़्यादातर होटलों में जाता है, जी। और थोड़ा बहुत बच्चों के लिए जो यूज़ होता है बस, तो क्या रेट है? उसका अलग अलग रेट है। काऊ के दूध का वो तो जैसा ही बिक जाए, 50-55 रुपये मान लें। लगभग 50 से 55 जी। दोस्तों परेशानियों के बारे में बात कर लेते हैं। डेयरी फार्म में यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानियाँ 2-3 हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की डेट में लेबर उतनी नहीं मिल पा रही है डेयरी वालों को। जी डेयरी वाले सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो लेबर को लेके हैं। और दूसरी बात है कि पशु आहार और पशु चारा, जी इस पे रेट पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। वो कभी भी अपने हिसाब से घटाते बढ़ाते रहते हैं, चाहे दाने का हो चाहे भूसे का हो, उसमें काफ़ी समस्या जाती है। ये दो समस्याएं सबसे मुख्य हैं। जी, सबसे मुख्य समस्या दोनों यही है, बाकी तो फिर चलता रहता है 19-20 सभी। तो दोस्तों आज वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती बहुत समय भी दिया, जी। काफ़ी अच्छी जानकारी दी। जी, तो दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आई हो, सर के द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।